दोस्तों, नेपाल में संसद फूकी, प्रधानमंत्री का घर फूका, सुप्रीम कोर्ट पे आग लगाई और अब गोदी मीडिया का दफ्तर भी फूक दिया है। मेरे साथ महिमा है जो वहां का सबसे बड़ा गोदी मीडिया का दफ्तर था, उसमें आग कैसे लग गई, कैसे वो धू धू करके चल रहा है, सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखिए, ये है वो कांतिपुर अखबार जिसके दफ्तर को फूक दिया गया है। इतनी बड़ी बिल्डिंग में जो पहला माला है वो कांतिपुर अखबार का ही दफ्तर था और इसमें भयंकर तरीके से आग लगा दी गई। जो प्रदर्शनकारी हैं वो सीधे अखबार के जो ऑफिस है उसमें घुस जाती हैं और घुसने के बाद सीधे आग लगा देते हैं। और इसके बाद ये जो तस्वीर है ये देखने लायक है, जिसमें जो दफ्तर है वो पूरी तरह से धू धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी भयंकर आग वहां पर लगा दी गई है। अब सबसे बड़ी बात इस अखबार के बारे में जानने वाली ये है कि ये अखबार नेपाल में करता क्या था। आपने जैसे बताया कि गोदी मीडिया की बात है, तो कांतिपुर जो एक नेपाली भाषा का अखबार है ये वहां पर सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा इसे लोग पढ़ते हैं। वहां पर 4,53,000 पर डेली की जो कॉपीज है वो इसकी बिक्री होती है। यहाँ पर ये काठमांडू, विराटनगर, नेपालगंज और भरतपुर से एक साथ प्रकाशित होता है, यानी कि पब्लिश किया जाता है और इसके बाद नेपाल के कोने कोनों में ये अखबार जाता है। अब जो युवा हैं उनका ये कहना था कि ये जो अखबार है ये पूरी तरह से गोदी मीडिया है, यानी कि सरकार के पक्ष में ही इनकी सारी खबरें होती हैं। लगातार जो वहाँ के युवा हैं वो ऐसा नहीं है कि ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ है तो ये एकदम से 2 दिन में शुरू हो गया, सिर्फ सोशल मीडिया पे बैन लगाया और हम आगे सड़क पर प्रदर्शन। सबसे बड़ी बात महिमा इसमें यह है कि सिर्फ सरकार से ही परेशान नहीं थे वहां के यूथ, गोदी मीडिया से भी परेशान थे, तभी त्रस्त आकर के फिर इस कांतिपुर समाचार पत्र पर आग लगाई गई। बिल्कुल, देखिए लगातार जो गोदी मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये जो अखबार है ये लगातार सिर्फ सरकार के पक्ष में ही बातें करता था। सरकार जो बातें कह रही है वो बिल्कुल सच है, बाकी सब झूठ है। इस वजह से जो लोग हैं वो सोशल मीडिया के जरिए से, जैसे मान लीजिए ट्विटर हो गया और जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए से अपनी बातों को मुखर करते थे, रखते थे अपनी बातों को, लेकिन इसके बाद इनको भी बैन कर दिया जाता है। और इसके बाद जैसे ही प्रदर्शनकारियों का ये जो प्रदर्शन है वो 2 दिन में ही इतना उग्र होता है तो वो एक एक इंसान को उस ढूंढ रहे हैं जो इस पूरे करप्शन के पीछे है, जो इस देश को गर्त में लाने के पीछे है। उन सब को ढूंढ ढूंढ कर फूका जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, संसद जला दी गई, सुप्रीम कोर्ट तक में आग लगा दी गई थी। इसके बाद एयरपोर्ट और अब ये जो मीडिया का दफ्तर है इसमें भी आग लगा दी गई। इसे भी बताया गया कि तुम भी दोषी हो हमारे इस पूरे जो नेपाल की हालत है उसमें, जो आम लोगों की जो हालत है, इसके लिए गोदी मीडिया को भी लोगों ने दोषी माना और फिर उस दफ्तर में भी आग लगा दी। और दोस्तों, किस तरीके से आज पूरा नेपाल धू धू करके जल रहा है, एक एक करके आपको वो सारी तस्वीर दिखाते हैं। जैसे अभी महिमा ने बताया, संसद फूक दी, प्रधानमंत्री का घर फूक दिया, सुप्रीम कोर्ट फूक दिया, एयरपोर्ट्स की हालतें खराब है, सड़कों में तमाम जगह पर गाड़ियां फूकी जा रही हैं, पूरा नेपाल चल रहा है। एक एक करके तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये नेपाल की संसद की तस्वीर है। ये वो संसद है जहां पर घुस के प्रदर्शनकारी आग लगा देते हैं। लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुसते हैं, भयंकर तरीके से संसद में आग लगा दी जाती है और ये तस्वीरें सामने आती हैं बाद में, जिनमें हर तरफ संसद के आसपास सिर्फ और सिर्फ धुआं दिख रहा है। एयरपोर्ट के आसपास भी आग लगा दी गई है महिमा। बिल्कुल, एयरपोर्ट के आसपास भी आग लगा दी गई है और वहां की भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जो अलग अलग जगहें हैं उन सब की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वो एयरपोर्ट है नेपाल का जहां पर आग लगा दी गई। देखिए, एयरपोर्ट बीच में आपको दिखाई देगा, इसके आसपास जो लपटें हैं आग की वो दिखाई देंगी, धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। ये एयरपोर्ट का हाल है। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था, वहां की उड़ानें रद्द कर दी गई थी और इसके बाद क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार एयरपोर्ट की तरफ पहुंच रहे थे, सुबह से ये सारी चीजें हो रही थी, इस वजह से एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। ये हुआ था कि यहाँ से सिर्फ फ्लाइट्स जाएंगी, आएंगी नहीं, उतरेंगी नहीं, सिर्फ यहाँ से जाने के लिए, ताकि जो मंत्री हैं, जो और क्या है, जो नेता है, जो मंत्री हैं वो जा सके, इसके लिए रखा गया था। इस वजह से जो लोग हैं उन्होंने सीधे दोषी देखिए, हिंसा कोई भी आपके पास, मैं आपको बता रही हूँ, हिंसा कभी भी कोई जवाब नहीं हो सकती है, लेकिन जो नेपाल में हो रहा है वो एक एक्शन का रिएक्शन है जो नेपाल की सरकार ने युवाओं के साथ किया। नेपाल के युवा नेपाल की सरकार से बेहद खफा थे, लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई, लगातार उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा था और उसके बाद जो वो अपनी बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कह रहे थे और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही बैन कर दिया गया, उसके बाद जो हुआ वो ये आपके सामने ये तस्वीर देखिए। ये देखिए, ये केपी शर्मा ओली के घर की तस्वीर है। इनके घर में घुसकर पहले पथराव किया जाता है, आगजनी की जाती है और इसके बाद ये तस्वीर सामने आई है जिसमें उनके घर के सामान को भी बाहर निकाला जाता है। आसपास जो भी तस्वीरें आपको दिखाई देंगी उनमें कुर्सियां जो आसपास पड़ी हैं, जो उनके घर को आलीशान तरीके से बनाया गया था, उस पूरे घर में आग लगा दी जाती है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें होती हैं। महिमा, हमने देखा कि संसद के भीतर
तमाम ये जेनजी यूथ जो है वो घुस गया और कुर्सियां उठा उठा कर बाहर ले आया, वो तस्वीर देखिए किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए इससे भयावह और इससे बुरी कोई तस्वीर नहीं हो सकती। लेकिन हम आज आपको इसीलिए बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि जब किसी की आवाज़ बार बार लगातार हर वक्त दबाई जाती है तो वो इसी तरीके की आवाज़, इस तरह की चीख, इसी तरह का शोर सामने आता है। ये देखिए, ये संसद की एक और तस्वीर है। इसके आसपास आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे युवा हैं, ये सारे युवा हैं, या इनमें आपको कोई ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई 50 साल का है, कोई 40 साल का है, ऐसा कोई भी नहीं है। ये सब 18 से 20, 25 से 35 से भी कम उम्र के ये लोग हैं जो कि सड़क पर उतरे हैं, संसद में आग लगा दी है, नेपाल का झंडा लिए ये नेपाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नेपाल को करप्शन से बचाने के लिए वो सड़कों पर उतरते हैं और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग देखने को मिलती है। महिमा, क्या ये इतना बड़ा आंदोलन ऐसे ही शुरू हो गया? बिल्कुल नहीं, इसकी शुरुआत बताइए। बिल्कुल, अगर बात करें आंदोलन की तो ये आंदोलन और ये जो सोशल मीडिया बैन की बात कही जा रही थी, शुरुआत में यही हो रहा था कि भाई सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है, इस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन तो आखिर क्या कर रहे थे ये जेनजी सोशल मीडिया पर जो इतना घबरा गए कि सोशल मीडिया बैन करने पर आ गई? बिल्कुल, जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को बैन करना इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, कहते हैं ना, ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा था। ये बिल्कुल वही था कि जो लोग हैं वो काफ़ी वक्त से परेशान थे। ये पहली बार नहीं था कि लोग मुखर हो रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ या लोगों के खिलाफ, क्योंकि लगातार ये जब सोशल मीडिया बैन किया जाता है, इससे पहले से भी और इसके बाद भी VPN के जरिए जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या बाकी के जो ऐप्स हैं उनके जरिए जब लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो दो शब्द ऐसे हैं जो ट्रेंड करते हैं। एक तो नेपो किड्स, एक होता है नेपो बेबी। नेपो किड्स, नेपो बेबी किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? नेपोटिज्म हमारे यहाँ भी बहुत ऐसे सुनने में आता है, बहुत ट्रेंड में आती है सारी बातें। नेपो किड्स और नेपो बेबी उन लोगों के लिए यूज़ किया जा रहा है जो या तो सेलिब्रिटीज़ के बच्चे हैं या तो नेताओं के बच्चे हैं। वो जो लोग हैं अपनी जो लाइफ है उसको कंपेयर करते हैं। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें थी जिनमें वो अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं। आपने भी बताया था कि एक रैप के बारे में, जो नेपाल के लोग हैं वो रैप करके अपनी बातों को दिखा रहे हैं कि कैसे जो नेता के बच्चे हैं वो आपको देखेंगे कि प्लेन से कहीं घूमने जा रहे हैं, वो लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं। दूसरी तरफ जो आम जनता है वो नॉर्मल मूलभूत सुविधाएं, मान लीजिए पानी के लिए भी वो तरस रही है, एक मामूली से घर के लिए वो तरस रही है, अपने सिर के ऊपर छत के लिए वो तरस रही है। इस वजह से जो आम जनता है, जो लोग हैं, आकर जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको ये सवाल खटकने लगा, उन युवाओं को ये सवाल खटकने लगा कि जब हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमने ये सरकार बनाई है, तो इनके बच्चे आखिर इतनी लाविश लाइफस्टाइल कैसे जी रहे हैं और हम जीने को ही मोहताज हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छी सड़क, अच्छा घर, अच्छा जीवन जीने के लिए ही मोहताज हैं। तो इस कंपैरिजन को लेकर के कहीं ना कहीं दिमाग में गुस्सा भरा। बिल्कुल यही गुस्सा था, बहुत टाइम से भरा था। और नॉर्मली क्या होता था कि वो अपनी सारी बातें कह रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बता रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं कि भाई हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है, सरकार के खिलाफ। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कहीं पर कुछ होता है तो वीडियोस वायरल होती है, इसके बाद एक्शंस होते हैं। ये सारी चीजें जब हो रही थी, लोग अपनी बातें मुखर करके सामने रख रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं गुस्सा निकल रहा था। बिल्कुल, जैसे कि हमने बात की ना कि गोदी मीडिया की, तो समाचार पत्र तो ये चीजें दिखाती नहीं थी, मीडिया तो ये सारी चीजें दिखाती नहीं थी। दिखाता कौन था? जो आम नागरिक है, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो ट्विटर पर एक्टिव है, वो बताता कि भाई यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, बताइए ये इसको कैसे ठीक किया जाए, सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो इस बात से जो सरकार है वो त्रस्त आ जाती है। वो सोचती है कि भाई मेरे खिलाफ इतनी बातें क्यों हो रही है जब मैंने इतना सारी फंडिंग करके रखी है, इतने सारे लोगों को पैसा दिया है कि भाई तुम मेरी वाहवाही करो, मेरी बातें करो, लेकिन फिर भी ये आवाज़ें बाहर कैसे जा रही है, लोगों को कैसे पता चल रहा है कि भाई हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस वजह से वो क्या करते हैं, सीधे सोशल मीडिया पर बैन लगा देते हैं। बैन लगाना का मतलब है कि आप हमारे बोलने के अधिकार को छीन रहे हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कही जाती है, उस अधिकार को छीनने की बात है, क्योंकि वही एक जरिया है जिसके जरिए वो बाकी लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। एक जगह पर अगर किसी को कुछ तकलीफ है तो उसके आसपास के लोग हैं वो कैसे पहुंचेंगे उनके पास? सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुंचेंगे कि भाई अगर आपको कोई तकलीफ है, वीडियोस डाली तो वहाँ पे लोग पहुंच गए, अपनी बातें जो भी तो कुल मिलाकर के जो नेपाल के भ्रष्टाचार के सिलेंडर पर युवाओं के गुस्से का कुकर पहले से ही गर्म था, ऊपर से सोशल मीडिया बैन करके सीटी भी बंद कर दी। और उसके बाद क्या हुआ महिमा? उसके बाद हम देख ही रहे हैं कैसी कैसी तस्वीरें सामने। नेपाल जल रहा है। बिल्कुल पूरा नेपाल इस वक्त जल रहा है। संसद जला दी गई, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मंत्री सड़कों पर पीटा गया है। वित्त मंत्री जो थे विष्णु पौडेल, उन्हें सड़कों पर पीटा गया, लातें बरसाई गई उनके ऊपर। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, उनके घर में तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है, वो उस वक्त घर पे मौजूद होते हैं, तो उन्हें भी प्रदर्शनकारी पकड़ लेते हैं और बाहर उनके साथ मारपीट होती है। उसके बाद उन्हें खींच के बाहर लाया जाता है। इसके अलावा विदेश मंत्री के साथ भी बिल्कुल वही चीज़ हुई, उनके ऊपर कुर्सियां बरसाई गई, उन्हें बुरी तरीके से
से मारा गया, पीटा गया, और जितने भी मंत्री, जो भी नेता लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये युवा हैं, उन्हें दिखाई देते हैं, उन सबको वो पकड़कर पीटना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। और जो पहले, अगर हम सोशल मीडिया बैन की बात करें, तो जब प्रदर्शन हो रहे थे, जब प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज किया गया था, उस वक्त जो पोस्टर सामने आ रहे थे, उन पोस्टर्स में कभी ये नहीं था कि भाई सोशल मीडिया क्यों हटाया, सोशल मीडिया खोल दो, ये सब चीज़ें नहीं थी। ये था कि करप्शन को बंद करो, सोशल मीडिया बैन मत करो, करप्शन को बैन करो, करप्शन को खत्म करो। इसके खिलाफ जो लोग थे वो आगे आ रहे थे, कह रहे थे कि भाई हमें सबको समान अधिकार देना चाहिए, सिर्फ नेपोटिज्म नहीं चलेगा, नेपाल में नेपोटिज्म नहीं चलेगा। इस बात के खिलाफ जो युवा हैं वो खुलकर सामने आए थे और प्रदर्शन कर रहे थे, और धीरे धीरे ये प्रदर्शन लगातार उग्र होता गया। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, और जो अब अंतरिम सरकार है उसे बनाने की बात चल रही है अभी, लेकिन फिर भी ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। धीरे धीरे ये और उग्र होता जा रहा है, और आग जनी हम सब तरफ देखने को मिल ही रही है। बिल्कुल, और हम उल्टा चश्मा यूसी की तरफ से ये कहना चाहेंगे कि हिंसा किसी भी बात का हल नहीं होता है, बातचीत करके भी चीज़ें सुलझ सकती हैं। युवा जो चाहते थे कि केपी ओली सरकार को इस्तीफा देना होगा, और केपी ओली सरकार अब इस्तीफा दे चुकी है, अब आपके हाथ में आपका देश है और अब आपको ही संभालना है, तो अब हिंसा जल्द से थम जाए, बस यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और नेपाल के युवाओं को ये संदेश देते हैं कि अब आप शांत हो जाइए और अपने देश को देखिए, क्योंकि आप ही उसके भविष्य हैं। नमस्कार, जय हिंद।